रहता तो बल्ला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 22 NIT क्षेत्र फरीदाबाद, और जहां पर एक प्रेस वार्ता की जा रही है, पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सहीराम रावत जी हैं हमारे सामने, जी नमस्कार। अजय अग्रवाल जी हैं, नरेंद्र चौधरी, नरेंद्र जी हैं, नरेश सरोत जी नरेश सौरभ जी हैं, धर्मेंद्र जी धर्मेंद्र जी। आप सभी का इस प्रेस वार्ता में, इस पत्रकार सम्मेलन में आपका स्वागत है। और अब हम आपसे जानेंगे कि जो आपने आज की मीटिंग रखी है, ये प्रेस वार्ता, इसमें आप क्या क्या हमें बताने वाले हैं जी। और कुछ जो प्रश्न हैं वो हम भी आपसे करेंगे। बिल्कुल। और आशा करते हैं कि आप उनके जवाब हमें ठीक ठीक दे पाए। तो सर, शुरू करते हैं आज की प्रेस वार्ता। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। तो आज जो आपने प्रेस वार्ता रखी है जी, इसके क्या एजेंडे हैं और आगे क्या इसका उद्देश्य है? जैसा कि हम बताएं आपको, ये काफ़ी समय से घोषणा कर दी गई थी, काफ़ी समय पहले 19 नवंबर रविवार के दिन जी करनाल में नस्ल बचाओ रैली के नाम से हम एक रैली कर रहे हैं। इसका निमंत्रण हमने सारे समाज में सभी वकीलों को, क्योंकि कानून के ज्ञाता भी होने बहुत ज़रूरी हैं, जी और विधायक और सांसदों को भी बताया है और उनको निमंत्रण भी दिए हैं जी कि देखिए सारा समाज इकट्ठा हो रहा है, आप करनाल आइए। और जो ये रैली इसलिए की जा रही है, नंबर एक, बैंकों की जो फ्रॉड व्यवस्था जो चल रही है, जो कानून को ताक पर रखकर इन्होंने नकली करेंसी लोगों को बांटी है। 1934 में इन्होंने पहले फ्रॉड तो यही कर दिया था कि हम अगर जाएंगे भी तो कर, ब्याज और राजस्व के माध्यम से लोगों को लूटते रहेंगे, जो हम अब तक लूटते भी रहे। लेकिन जब हमने RTI लगाई, और आप सबको ध्यान होगा जब नोटबंदी हुई, वो एक प्लानिंग के तहत हुई थी। जो लोगों के पास पैसा रखा हुआ था घर में, वो बाहर आ जाए, वो बाहर निकलवा लिया। रात को 8 बजे मोदी जी ने घोषणा कर दी कि अब ये हम नोट बंद कर रहे हैं। कारण भी बताए, इसे आप जमा करा दीजिए, हम एक नई करेंसी लाएंगे जिसमें चिप लगी होगी, जिसे लोग काले धन के रूप में भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ चैनलों वालों ने बताया था कि नैनो चिप का इसमें इस्तेमाल हुआ है। और साथ में ये भी कहा था कि पाकिस्तान से नकली करेंसी छपकर आती है, जिससे आतंकवादियों को फंडिंग होती है। लोगों ने मान लिया और एक सेकंड में मोदी जी के मान सम्मान के लिए वो सारा काम किया जो मोदी जी ने चाहा। अब इसी दौरान आप देखिए, उस समय रुपया बताया गया 16 लाख करोड़ जो चलन में था, और उसके बाद में कुछ समय बाद एकदम से लॉकडाउन आ गया। पहले नोटबंदी, फिर लॉकडाउन। अब लॉकडाउन में जो व्यवस्था बनी, लोग इसमें लॉकडाउन में फंस गए। इधर 1800 लाख करोड़ रुपए की करेंसी और छप गई, 34 लाख करोड़ हो गई। तो हमने जब RBI से पूछा कि भाई टोटल हमारा वो कौन सा रुपया है जिसका आपने वचन दिया हुआ है, आपने प्रत्येक नोट पर लिख के दिया हुआ 2 से 2000 तक के नोट पे कि मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो वो रुपया कहाँ है और वो रुपया कौन सा है हमें बताया जाए। तो तब हमें पता चला कि रुपया का जो मानक स्टैंडर्ड है वो गोल्ड है। फिर हमने उनसे पूछा कि जो गोल्ड जो है, तो हमारे रुपये की वैल्यू क्या है उसके आधार पे। तो ये RBI में लिखित में है कि 1 रुपये की जो वैल्यू है वो 777 मिलीग्राम सोना है। चलो, ये हमें जानकारी मिल गई। इसके बाद में फिर कोरोना की बात पे आ जाते हैं। अब इसी दौरान सारे देश ने व्यवस्था बनाई, सरकार ने अपनी बात बताई, इसका कोई इलाज भी नहीं था। इसमें लोगों को ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई गई, डर दिखाकर आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको फैक्ट्री में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस षड्यंत्र के तहत सबको वैक्सीन लगा दी। इसके बाद में वैक्सीन लगने के बाद में इन्होंने अगली जब व्यवस्था बनी है, दोबारा से एक मीटिंग हुई, तो उसमें जानकारी ली कि भाई देश के लोग अभी कैसे हैं। कहने लगे देश के लोग बिल्कुल संपन्न हैं, आपस में एक दूसरे ने इतनी मदद की है, सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ी। गांव वालों ने उठ करके किसी को भूखा नहीं मरने दिया, शहर के व्यापारियों ने इतना दान किया, इतना सहयोग किया आपस में एक दूसरे का। उसे देखकर इनकी समझ में आ गई कि ये लोग अभी भी एकजुट हैं। तब इन्होंने नया प्लान निकाला, 2000 का नोट वापस लिया, लोगों ने वापस जमा करा दिया। अब जब वापस जमा हुआ तो हमारे फिर एक वो टीस होती है कि कारण क्या है, ये 2000 का नोट वापस क्यों जा रहा है। तो और RTI लगाई, उससे जानकारी हमने फिर प्राप्त की कि हमारे भारत के वासियों पर बैंकों का कर्ज कितना है। तब रिपोर्ट आई, एक बार पहले तब जाकर बात कर लेना।
तब रिपोर्ट आई 156 लाख करोड़ हमारे लोगों को कर्ज दे दिया। अब 18 लाख करोड़ इन्होंने वापस जमा करा ली 2000 के नोट में, बचा वही 16 लाख करोड़। तो 140 लाख करोड़ जो हमने कर्ज लिया ही नहीं, हमें नकली कर्ज छोड़ दिया गया, इसकी भरपाई कैसे होगी? दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब सरकार के नियम कानून ये हैं आरबीआई के, आरबीआई का अलग सरकार है, वो एक कंपनी है असलियत में, जिसकी मालिक आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन उसमें कानून है, आपने जितना गोल्ड रिजर्व रखा है उसके आधार पे उतना ही आप नोट छाप सकते हो। तो फिर आपने अधिक नोट क्यों छापे? और छाप सकते हो, आपके पावर ही मिली हुई है, तो फिर लोगों से कर्ज किस बात का मांग रहे हो? और छाप लो, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन हकीकत में उनकी नज़र हमारी ज़मीन पर है, किसानों की ज़मीन पर है। भारत की ज़मीन सोना उगलती है, और ये सोना उगलने वाली ज़मीन को हम उनके कब्जे में जाने नहीं देंगे। बैंकों का फ्रॉड सामने आ चुका है, एक एक व्यक्ति को कर्ज मुक्त कराएंगे और एक एक पाई चुकता करेंगे बैंकों का। कल 19 नवंबर को लोग वहाँ पहुँचे और देखें कि बैंकों का कर्ज चुकता कैसे होगा और हम अपना सोना वापस कैसे लेंगे, लोगों की रजिस्ट्रियाँ वापस कैसे दिलाएंगे। और जो ये नए कानून ला रहे हैं, किसान को बर्बाद करने के कानून ला रहे हैं, हमारी नस्लों को बर्बाद करने के कानून ला रहे हैं, इन्हें लागू नहीं होने देंगे। अगर ये हमारे माननीय हैं तो हमारे देश के लोगों की बात माननी पड़ेगी। यदि वाकई ही ये पूंजीपतियों के या विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं तो इनका तख्ता पलट होगा। ये याद रहे, ये करनाल दोबारा से एक क्रांति का रूप लेगी, एक महाभारत भी तैयार हो सकती है। अब अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रावत साहब, हमने स्वयं देखा है कि जो 1 रुपए का नोट होता है कागज वाला जी, उसके ऊपर भारत सरकार लिखा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। लेकिन ठीक उसके विपरीत जितने भी नोट छपे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति देखे उनके ऊपर आरबीआई लिखा होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसमें आप दो चीज देखेंगे, ये 1 रुपए के ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है बिल्कुल जी, और इस पे कहीं कोई वचन खंड नहीं है जी, कि जैसे ये देखिए, हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लिखा हुआ है जी। और इस पर देखिए ये निशान किसका है, ये निशान पर गौर कीजिए, इस पर कोई मोहर दिखाई दे रही है आपको? जी। लेकिन इस पे आपको डबल मोहर दिखाई देगी। ये आरबीआई का नोट है, जैसे कि एक एफिडेविट कह दें जी जी। और इस पे लिखा हुआ है मैं धारक को 2 रुपए देता हूं। लेकिन गारंटी किसने ली है? गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने जब आरटीआई लगाकर सरकार से और इनसे पूछा तो सरकार का तो कोई जवाब ही नहीं आया, लेकिन आरबीआई ने जवाब दिया हम नहीं जानते सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है। तो फिर ये कौन जानेगा हम कल को किसे पकड़ेंगे? अगर ये बैंक भाग जाता है इसकी गारंटी कौन देगा? हमारी तो उन्होंने गारंटी ले ली। कल को बैंक भाग जाता है तो हम इस गारंटी देने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां ढूंढेंगे? ये बैंक बताए, हम आरबीआई बताए, देश की सरकार बताए। हमारे लिए तो उन्होंने वचन दे दिया और ऊपर से वचन खंड भी कर दिया, कानून बना दिया ऊपर। अगर बैंक डूब गए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जिम्मेदार कौन है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को ना भारत सरकार जानती है, ना हम देशवासी जानते हैं, और ना ही आरबीआई जानती है। हम इसे कहां ढूंढेंगे? और ऊपर कानून बना दिया कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, आप आवेदन करोगे, आपके रुपये इतने हैं तो व्यापारी को 5 लाख वापस करेंगे और किसान को 1 लाख वापस करेंगे। यदि आपका 1 लाख से कम है तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, आपका 5 लाख से कम है तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो ये हमें लूटने की जो योजना बनाई जा रही है। और इससे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, तैयारी हो चुकी है पूरी, दोबारा से लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। इसीलिए मोदी जी ने अभी, आपको ध्यान होगा, 4 नवंबर को पूरे भारतवासियों को बताया है कि हम देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 वर्ष तक राशन मुफ्त देंगे। इससे पहले क्यों नहीं कहा? पहले गरीब दिखाई नहीं दिए, केवल अब क्यों दिखाई दे रहे हैं? लोग इस साजिश को समझ नहीं रहे। समझना पड़ेगा, दोबारा से लॉकडाउन लगाना है, आपको काबू करना है, आपका बैंक गायब करने हैं, आपकी पेपर करेंसी भी गायब करनी है, क्योंकि डिजिटल करेंसी लाई जा रही है। और ऐसा गुलाम बनाया जाएगा, आप 1 रुपये का कहीं से नमक नहीं ले पाओगे। जो कुछ करोगे ऑनलाइन करोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, उनकी कंट्रोल में रहोगे। यदि आपने विरोध किया तो आपके आधार को हर जगह लिंक कर दिया गया है, पानी से, बिजली से, गैस कनेक्शन से, बैंक से, आपके गाड़ी से। अगर आपने विरोध किया तो आपका आधार बंद करना है, उसके बाद में ये लगाना, आपकी सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसलिए उस दिन नहीं, मुझे डर इसलिए नहीं है, मैं परमात्मा पर विश्वास करता हूं। यदि इस रास्ते पर किसी प्रकार की आफत आएगी
तो उसे भी परमात्मा ही पूरा कराएगा। और सच्चाई में वो ताकत होती है, सच के आगे झूठ कभी नहीं ठहरता, झूठ के पैर नहीं होते। सरकार के पीरियड में 2016 में नोटबंदी हुई थी, 500 का नोट और 2000 का नोट नया लाया गया था, और आज वो दो नोट 2000 का वो बाजार से गायब कर दिया गया है। सरकार ने वो वापस ले लिया है, आरबीआई ने वो वापस ले लिया है। बिल्कुल। यदि वो नोट नकली छप ही नहीं रहे थे, जैसा कि सरकार कहती है कि हमने नई करेंसी छाप के आतंकवादियों का कमर तोड़ने का काम किया है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं हमने डुबोने का काम किया है, फिर सरकार को ऐसा क्या लगा कि जो वो 2000 का नोट वापस ले लिया गया? वो प्लानिंग यही है, बैंकों को गायब करना है। डिजिटल करेंसी छप चुकी है CBDC के नाम से, और आप देखेंगे तो मेट्रो के अंदर एक बार कोड आ गया है, और बैंकों ने भी मैसेज देने शुरू कर दिए हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और इसीलिए 80 करोड़ गरीब लोग का नाम लेकर उनको राशन देने की बात कही गई है, क्योंकि हर व्यक्ति उस समय इस व्यवस्था को नहीं चला पाएगा ऑनलाइन। जो चला पाएंगे उनको छोड़ दिया, 80 करोड़ लोगों को इसलिए राशन मुफ्त देने की बात कही गई है। एक चीज़ और बैंकों का देखने में आया है कि जो पासबुक में एंट्री की जाती है, जब बैंक अपने सर्विस चार्ज लगाता है, कस्टमर पे पैसे अपने लगाता है, चार्ज करता है, तो फिर पासबुक में एंट्री करने के लिए आनाकानी क्यों करते हैं? आजकल हर बैंक ने ऑनलाइन एक एप्लीकेशन बना दी है। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, और अब बैंक में आप जाओगे तो आपकी पासबुक में एंट्री नहीं होगी। अनपढ़ आदमी तो वहाँ इंतजार करके अपने घर की तरफ आ जाता है। पढ़े लिखों को कह दिया जाता है कि फलानी बैंक की ऐप है, आप ये डाउनलोड कीजिए और आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा। फिर यदि उस व्यक्ति को, उस कस्टमर को प्रिंट आउट की जरूरत पड़ती है, तो वो पहले तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करे, फिर उसका प्रिंट आउट निकलवाने के लिए साइबर कैफे के पास जाए, और तब वो अपना काम करेगा। बैंक अपने फिर भी चार्ज कर रहे हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ धोखा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी ऐसी बातें और कहावतें कही हैं जो बिल्कुल प्रमाणित हैं। कहते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, जाने वाली बहू बरामदे में सांप बताने लगती है, जिसको भागना होता है। इन बैंकों को भागना है, तरीके से लोगों को दुखी करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे इनसे मोह भंग होगा। उसी के बीच में ये लॉकडाउन लग जाएगा, लोग इस व्यवस्था में यहाँ फंस जाएंगे। इनको आराम से निकाल दिया जाएगा, और मोबाइलों में, बैंकों में, खातों में, आपको में ये डिजिटल करेंसी आ जाएगी। आपको धीरे धीरे, ये लंबा पीरियड के टाइम का लगेगा, ये कम से कम 3 साल का लॉकडाउन लगने वाला है। ये जानकारी आपको और कोई नहीं देगा, लेकिन हम ये जानकारी डंके की चोट पर दे रहे हैं। और इससे बड़ी जानकारी कल आप 19 नवंबर को करनाल में आए, सारा देश देखेगा, सारा देश, वहाँ सारा समाज इकट्ठा होगा। इसलिए हमने कानून के एक से एक विशेषज्ञ को, सबको निमंत्रण दिया है, सारे नेताओं को कहा है कि भाई आपके आंखों के नीचे क्या हो रहा है, आपके समाज में आप जानते नहीं हो क्या? इसलिए आकर जो इस देश का साथ देना चाहता है, जो समाज के साथ खड़ा है, वो आ जाओ, और जो इन व्यवस्था के साथ खड़ा है वो बिल्कुल मत आना। लेकिन अब मुकाबला होगा, समाज से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए हम पुनः आपके माध्यम से भी सभी उन देशवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कल जनता सरकार मोर्चा की जो रैली हो रही है, नस्ल बचाओ रैली, ये आपकी और हमारी भलाई के लिए हो रही है। हम राजनीति नहीं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई केवल झूठी व्यवस्था से है, बेईमानी की व्यवस्था से है। आप सबको खड़ा होना पड़ेगा, एक दूसरे का साथी बनना पड़ेगा। कल आप सब जरूर पहुंचे। चौधरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार डिजिटल इंडिया पे जोर दे रही है, लेकिन आए दिन डिजिटल इंडिया में फ्रॉड हो रहे हैं। एक आम आदमी कहीं ना कहीं हर रोज एक शिकार होता है। जो साइबर क्राइम वाले हैं वो क्राइम कर जाते हैं, लेकिन पुलिस हमारी उनके पास तक पहुंच नहीं पाती है। हमने देखा है कि खुद पुलिस के मुलाजिम भी इस चीज का शिकार हो रहे हैं। तो फिर सरकार इस डिजिटल इंडिया पे क्यों जोर दे रही है, मैनुअल काम पे क्यों नहीं जोर दिया जा रहा? जी देखो, जैसे सही राम रावत जी ने बहुत सारी बातें क्लियर की हैं कि इन्हें बैंक भगाने, ये क्या है, देखो शासन और प्रशासन क्या ये जानते नहीं है किस तरह से क्राइम किया जाता है? क्या साइबर क्राइम कोई इतना बड़ा अपराध है कि इसको काबू में ना किया जा सके? लेकिन ये चाहते हैं कि बैंकिंग, जैसे लॉकडाउन 3 साल का लगाकर बैंकिंग व्यवस्था को ठप करना है, ताकि लोग अपने सोना चांदी का हिसाब, जो हमारी पुरखों की जायदाद क्या है, सोना चांदी है, सोना चांदी ये आरबीआई के थ्रू 1,36,000 टन सोना चांदी, आपको जानकर हैरानी होगी। हमारा देश सोने की चिड़िया था, आज भी है।
अगर हमारा ये विदेशी षड्यंत्रकारी हमारा सोना चांदी वापस कर देना, आज भी हमारा जो भारत देश है वो विश्व गुरु है, सोने की चिड़िया है, लेकिन इन्होंने कागज की चिड़िया बना दिया। अब वो कागज को भी खत्म करके जो करेंसी चलन में है ना दिखाई दे रही है, इसको भी आने वाले 1 से 2 साल में इसको बंद करके पूरी तरह से खत्म करके ये बैंकों का फ्रॉड दिखाएंगे। कभी कहेंगे साइबर क्राइम बढ़ रहा है जी, कभी कहेंगे ये करेंसी सेफ नहीं है, कभी कहेंगे कि इसे खतरा होता है चुरने का, बैंक भी सेफ नहीं है। तो इस तरह से ये बहानेबाजी करके ना ये सरकार ये चालाकी का गेम खेला जा रहा है जनता के साथ। उसके बाद ये CBDC का मतलब है सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी ला देंगे और उसके बाद रह जाएंगे डिजिट, केवल अंक ही चलेंगे। तो और हमारी आने वाली जनरेशन पता क्या समझेगी कि सोना चांदी कोई ये देश नहीं था, सोना चांदी किसी का धन नहीं था, और ये रुपए ये नोट भी भूल जाएंगे। फिर इन्हें आएगा कि फ़ोन पे पेटीएम या ये CBDC की तरह ही ये करेंसी होती है। तो ये एक माया जाल है, ये षड्यंत्र है। इसकी जानकारी 19 नवंबर, इसीलिए हम देशवासियों से आह्वान कर रहे हैं कि आप सारे काम धंधे छोड़ के भाई, कल देखिए इंडिया जीतेगा, वो जीतता रहेगा, लेकिन इस भारत देश को तो बचा लो। वर्ल्ड कप में इन्हें उलझा दिया भाई, क्रिकेट में, बॉलीवुड में, और झूठे उसमें ऐड में आप देख रहे हो प्रचार किसका आता है, जो चीज़ें प्रमोट करी जाती हैं पैसे से प्रमोट होती हैं। आजकल तो जो ये सट्टेबाजी है, हाँ जी, जैसे कि हम कहते हैं ये 3 पत्ती गेम है, कभी कोई सा और है, रमी खेलो, ये खेलो, उनका पेपर में भी इश्तिहार आता है जी, और टीवी चैनलों पर भी प्रचार किया जाता है जी। एक तरह से जो जुआ है उसको भी सरकार कहीं ना कहीं मान्यता दे रही है, उसे बढ़ावा देने का काम कर रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, 100% सत्य है। देखो आप जागरूक पत्रकार हैं, इसलिए सच्चाई से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कितने लोग उठा पा रहे हैं? आपने देखा ड्रीम 11 कौन सिखा रहा बच्चों को ये जुआ, ये नशा, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये जितने भी प्रमोटर बनाए जाते हैं, ये मतलब एक माया जाल। मैंने आपको बताया एक भ्रमकारी कि ये क्रिकेटर क्या करते हैं, ये नशा सिखा रहे हैं समाज में, हमारा समाज बर्बाद कर दिया है। कभी कहते थे कि भाई ये मतलब जो टेलीविजन है ये समाज का आईना है, आज क्या ये उल्टा हो गया। वो कहते हैं कि हम अगर इसका विज्ञापन दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो हम इसके साथ ये भी तो लिख रहे हैं ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग सकती है जी। देखो चाहे फिर ये किसी वैसी नशा की चीज हो या फिर 3 पत्ती बोला इन्होंने, या फिर कोई भी गेम हो जी, क्योंकि मैं तो खेलती नहीं, इसलिए मुझे नॉलेज नहीं है जी। चलो मैं आपकी बात को थोड़ा सा दुख करता हूँ। सरकार को हम माई बाप बोलते हैं, जिसे हम चुनते हैं, वो हमारे देश को चलाने के लिए एक बड़ा तंत्र है। क्या सरकार को नहीं मालूम ये जो शराब के ऊपर हानिकारक लिखा हुआ है और ये शराब के ठेके उन्होंने गांव तक पहुंचा दिए, कसूरवार कौन है? सरकार है, ये समाज है। बीड़ी सिगरेट के ऊपर लिखा होता है सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, इसे कौन बना रहा है? किसके इशारे पर बन रही है? कौन इसका टैक्स ले रहा है? वो उनका तो ये कहना है ना कि अगर हमने इसका उत्पादन किया तो हमने तो इसे तुम्हें बताया भी तो है ये हानिकारक है। नहीं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं आपको बता दूं, हमारी जो असली वनस्पति हैं, अफीम, गांजा, भांग, धतूरे, ये हमारी औषधि हैं, ये नशा नहीं है। इसे अधिक सेवन में आप अन्न का भी उपयोग करोगे तो वो जहर का काम करेगा। वो तो इन्होंने दबा ली और उनको दबाकर तो कब्जे में कर लिया, अपने यहाँ पैदावारी कर रहे हैं और हमारे यहाँ इस गंदे नशे को छोड़ करके और उसको आदी बना करके उसका प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये हानिकारक भी है, और उसको बेच भी रहे हैं, घर तक भी पहुँचा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कल इन सब बातों पर बात होगी, एक एक बात का समाधान भी मिलेगा। हम केवल समस्या गाने वाले नहीं हैं, हम समाधान भी देंगे कि हर चीज़ का समाधान है। समाज से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, समाज ही समाधान देगा। मैं रावत जी की बात में एक ऐड करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए कि शराब का जो नशा है ना, ऐड है, आप इसको देखो कैसे प्रमोट करते हैं ये पार्टियां। मैं ये भी देखा होगा कि दिल्ली के और यहाँ हरियाणा के अंदर लॉकडाउन के टाइम पे वो खोल दिया गया था ठेका वगैरह को मजबूत करने के लिए। मैं थोड़ा बैकग्राउंड में आपको पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ। आप राजनीतिक पार्टियों का षड्यंत्र देखें। एक पार्टी आई, आप जानते खुद समझदार हैं, उस पार्टी ने क्या किया, शहर शहर ठेके खोल दिए गए और गाँव का आदमी आलस करता था कि भाई मैं वहाँ शराब लेने जाऊँगा, तो वो कई बार नशा ना करके अपने घर में ही जो दूध का सेवन या अच्छी चीज़ें का सेवन करता था। तो दूसरी पार्टी आती है कि हम किस वादे पर आती है पता है, कि हम नशा खत्म करेंगे, ठेके बंद करवाएंगे। उस पार्टी ने क्या किया, पिछले 10 साल में आप आंकड़े उठा के देख लो, गांव-गांव में शराब का ठेका खोल दिया पूरे भारत देश में। अंग्रेजी अलग, देसी अलग, हर चौराहे पे ठेका है नहीं है गांव-गांव। उसके बाद एक पार्टी और बनती है इस भारत देश में और वो भी इस मुद्दे पर आती है कि हम नशा बंद करेंगे, हम कोई और विकल्प देंगे, अगर रेवेन्यू भी कलेक्शन करना होगा तो हम नशा बढ़ावा नहीं देंगे। और वो पार्टी क्या करती है आपके सामने कि एक बोतल के साथ एक फ्री ले जाओ। तो जो दिखता है वही बिकता है, ये सच्चाई है। इसीलिए गांव-गांव तक इन्होंने नशा पहुंचा दिया। अभी हालत ऐसे आने वाली है 1 से 2 साल बाद ना जी, गाय भैंस रखने पे भी गांव में टैक्स लगेगा। और जो भारत देश में कभी पानी कोई सोचता था कि पानी भी बिकेगा,
भारत देश में ये पानी बेच रहे हैं, हमारा ही पानी हमारी बोतलों में भर के हमें बेचा जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है, क्योंकि ये विदेशी कानून, विदेशी नीतियां, विदेशी कंपनियां इस देश को बर्बाद करने के लिए आ चुके हैं। क्योंकि विदेशी शिक्षा, भाषा, संस्कृति, प्रकृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था वही चली आ रही है। अंग्रेजों ने ये सपना देखा था 1857 में जो विद्रोह हुआ था कि हम इस देश को डायरेक्ट गुलाम नहीं बना सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी योजना बना के छोड़ के जाओ, इनडायरेक्ट इसे गुलाम बनाना पड़ेगा। अगर हम बाहर भी रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन वाले लोग, तब भी हम यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बना के और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट बना के हमारा ही राज स्थापित होगा। गांव-गांव, शहर तक, जल जंगल, जमीन जानवर सबको कंट्रोल कर दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, 4 कानून पास कर दिए, नोट, कोट, वोट, डिवोट। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं रविंद्र कुमार, नमस्कार, धन्यवाद।